नमस्कार, आप देख रहे हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। जी हां, आपको बता दें कि हाल ही में देवभूमि की सियासत में जिस तरीके के जोड़ तोड़ हुए हैं, उसके बाद कुमाऊं और विशेषकर हल्द्वानी सियासत की यलगार भूमि बन चुकी है। हर दल का विशेष फोकस तो सिर्फ और सिर्फ कुमाऊं में हो गया है। तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर कि कुमाऊं से सियासी यलगार किसका बेड़ा पार। कांग्रेस की कद्दावर नेता इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद कुमाऊं की हवा बदली हुई है और इसके सियासी समीकरण में और तब्दीली यशपाल आर्या के कांग्रेस से ज्वाइन करने के बाद है। विपक्ष के इस कुमाऊं प्रेम के प्रदर्शन के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी भी कुमाऊं का रुख कर रहे हैं। और तो और मौजूदा तमाम दिग्गज चेहरों पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि सिर्फ कुमाऊं का वर्चस्व है। तो आज चर्चा इसी विषय पर कि कुमाऊं से उठ रहे इस सियासी बवंडर का ठहराव क्या सत्ता का सुख हो सकता है। चले इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विनय गोयल, प्रवक्ता हैं आप भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है विनय जी आपका। आरपी रतूड़ी जी मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आप। आरपी रतूड़ी जी बहुत स्वागत है आपका। उमा सिसोदिया, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी की। उमा जी बहुत स्वागत है। राजेंद्र सिंह बिष्ट, राजनीतिक विशेषज्ञ है हमारे साथ में, इनका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले उमा जी का ही माफ कीजिएगा, आरपी रतूड़ी जी का रुख करते हैं। कांग्रेस से जानना जरूरी है क्योंकि कांग्रेस ने शंखनाद इस क्षेत्र से किया है। तो आरपी रतूड़ी जी, मैं आपसे ही समझना चाहूंगी और तमाम दर्शक भी ये जानना चाहेंगे, शंखनाद तो हो गया, सियासी मंच पर आ गए, फिर पैदल यात्रा पर हरीश रावत अकेले निकले हैं, क्यों? नहीं, अब सबका अपना अपना काम है। हरीश रावत जी निश्चित तौर पर पद यात्रा कर रहे हैं, तो प्रीतम सिंह जी मेरा बूथ मेरा कार्यकर्ता कार्यक्रम कर रहे हैं। सभी अपने अपने कार्यक्रम में, चुनाव समर सामने है, सभी लोग अपने अपनी जिम्मेदारी पे हैं। गणेश गोदियाल जी अपनी जिम्मेदारी पे, किशोर उपाध्याय जी अपनी जिम्मेदारी पे, सभी लोगों को जिम्मेदारी है। हमारे प्रभारी जी भी कुमाऊं दौरे पे, सब लोग मिल करके तो ये आने वाला जो चुनाव होगा इसमें अपनी भागीदारी करेंगे। सभी एक जगह रहेंगे। कुमाऊं ही क्यों रतूड़ी जी, कुमाऊं ही क्यों शंखनाद के लिए? जी नहीं, गढ़वाल में भी हुआ, गढ़वाल में भी चल रहा है। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा, हमारे गोदियाल साहब ने श्रीनगर से लेकर के और चमोली और ये सारे कार्यक्रम किए हैं। अभी गढ़वाल और कुमाऊं सवाल उत्तराखंड का है। इस समय उत्तराखंड को बचाने का है, उत्तराखंड के विकास की चिंता है, उत्तराखंड के पलायन रोकने की चिंता है, उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार देने की चिंता है, उत्तराखंड की महिलाओं की जो चिंता है उसको दूर करने की है, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी के जो सपने उनको दूर करने, उसको पूरा करने की संकल्प है कांग्रेस के पास। कांग्रेस के पास संकल्प है, बीजेपी के पास क्या है? विनय जी, कुमाऊं हमेशा से ही वीकेस्ट पॉइंट रहा है बीजेपी के लिए और इस बार डेरा भी जमाया है, तो कुमाऊं में नहीं, चाहे कुमाऊं हो चाहे गढ़वाल हो, पिछली बार दोनों ही स्थानों से हरीश रावत जी को जनता ने पटखनी दी थी। कुमाऊं में किच्छा से और यहाँ गढ़वाल में हरिद्वार के एक विधानसभा क्षेत्र से। तो मुझे लगता है कि दोनों ने बराबर हिसाब किया था उनका, और आगे आने वाले समय में भी उनको ऐसा ही हिसाब मिलने वाला है। कांग्रेस का कहीं जनाधार अब शेष नहीं बचा है, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। किसी प्रकार से उसकी ये 10-11 सीटें बची रह जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। उनके पास कोई चेहरा नहीं है, जबकि उनके पास तो चेहरों की फेहरिस्त वो गिनाते फिरते हैं। आपके पास कौन सा चेहरा है कुमाऊं से, विशेषकर हल्द्वानी की? अगर चलिए मैं बात कर लेती हूँ, हल्द्वानी से किसको उतारने वाले हैं? अभी रतूड़ी जी बता तो रहे थे, मेरे मित्र हैं रतूड़ी जी, अभी बता तो रहे थे कि सब अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग बजा रहे हैं, सब अलग अलग बजा रहे हैं अपनी ढपली। तो इन्होंने और सबको स्वतंत्र छोड़ रखा है, सब अपनी अपनी ढपली बजाओ। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का कहीं कोई किसी पर कंट्रोल नहीं है और कांग्रेस अपने वर्स्ट टाइम से गुजर रही है और आने वाले समय में भी इसका कोई उद्धार होता दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, हमारे साथ में उमा जी जुड़े हुए हैं। उमा जी, बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही आम आदमी पार्टी को रेस में मानती ही नहीं है। हालांकि जिस तरीके की मौजूदा परिस्थितियां बन रही हैं उसमें आम आदमी पार्टी जरूर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती नजर आ रही है। कुमाऊं में कितने स्ट्रांग हैं और कितने काम करने की जरूरत है? भगवंत मान तो आ रहे हैं अभी हाल ही में।
देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए कुमाऊं हो, गढ़वाल हो, पूरा ही जो प्रदेश है वो पूरा ही प्रदेश इंपॉर्टेंट है। हम इस बात को ये कहें कि हम सिर्फ कुमाऊं में ध्यान दे रहे हैं तो ये मतलब जायज नहीं है। भगवंत मान जी का पहला दौरा कुमाऊं में लगा है, लेकिन उसके बाद उनके दौरे हरिद्वार क्षेत्र में और गढ़वाल के दूसरे तमाम क्षेत्र हैं वहां पर भी होंगे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी के भी सारे दौरे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुमाऊं में, देहरादून में भी वो आए हैं, गढ़वाल क्षेत्र में भी आए हैं, हल्द्वानी में भी आए हैं और आगे भी हमारे जो बड़े लीडर हैं दिल्ली से वो सभी लोग अभी आना शुरू होंगे। कल परसों हमारे जो समाज कल्याण विभाग के मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, गौतम जी, उनके दौरे लग रहे हैं यहाँ पर हरिद्वार में। तो लगातार आम आदमी पार्टी के सभी बड़े जो लीडर हैं, लेकिन उमा जी, सबको, सारे क्षेत्र को एक आंख से देखना, कहीं ये गलती तो नहीं हो जाएगी आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, सारे क्षेत्र को नहीं, पूरा उत्तराखंड एक है और हम पूरे उत्तराखंड को ही एक आंख से देख रहे हैं। उसमें हमारे लिए कुमाऊं अलग और गढ़वाल अलग जैसी कोई स्थिति नहीं है। ये स्थिति तो मुझे लगता है कि सिर्फ मीडिया की बनाई हुई स्थिति है। इस बात में तो मैं समझती हूँ सभी सियासी पार्टियां बिल्कुल एक ही सुर में बात करेंगी कि कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड के लिए कुछ भी अलग इस तरह की स्थिति नहीं होती। ये सिर्फ मीडिया ने जनता के मन में परसेप्शन बना दिया है कि भाई ये कुमाऊं है और ये गढ़वाल है, इस तरह की चीजें हैं। जबकि सभी के लिए मैं समझती हूँ कि मेरी इस बात से मेरे दोनों बड़े भाई कांग्रेस और बीजेपी भी इत्तेफाक रखेंगे कि किसी भी सियासी पार्टी के लिए कोई भी क्षेत्र अलग नहीं होता और हम सभी क्षेत्रों में लगातार पूरी मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो कुमाऊं है, चाहे गढ़वाल है, रवाई है, जौनसार है, चकरौता है, जो भी है। चलिए विनय जी, आपसे मैं समझूंगी, अगर बीजेपी की तरफ से फेस माना जाए कुमाऊं या विशेषकर मैं हल्द्वानी की अगर बात को, हल्द्वानी को बार बार मैं इसलिए जिक्र कर रही हूं क्योंकि हल्द्वानी पहुंच रहे ज्यादातर नेता, तो अगर हल्द्वानी को सीट एक मान लिया जाए सैंपल के तौर पर, तो कौन से दावेदार हैं आपके पास जिनको आप एज अ फेस प्रोजेक्ट कर सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये चेहरे की लड़ाई है ही नहीं। ये दल जिस प्रकार से आप देखिए कि जिस समय आज से 20 साल पहले नरेंद्र मोदी जी बद्रीनाथ जी में आए थे और यहाँ एक हमारी प्रदेश कार्य समिति हुई थी और उस प्रदेश कार्य समिति के बाद उनको गुजरात बुलाया गया था और वहां का उनको मुख्यमंत्री बनाया था। तो वो कोई फेस नहीं थे, उन्होंने कार्यकर्ता के तौर पर, आम कार्यकर्ता के तौर पे काम किया, संगठन मंत्री के तौर पे काम किया और बनते बनते आज वो दुनिया का सबसे बड़ा फेस हो गए। तो पहले से फेस बनाकर उसके ऊपर लड़ाई नहीं लड़ी जाती। काम जब व्यक्ति करता है तो अपना फेस बन जाता है और मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के अंदर खाने तो इस बात का भी जिक्र है विनय जी, कांग्रेस के अंदर खाने तो इस बात का भी जिक्र है कि उनका कैंडिडेट जो छूटेगा उसको आप पकड़ लेंगे। मैं नाम किसका लेना चाह रही हूँ वो आप समझ रहे होंगे। उसने जिस प्रकार से हरीश रावत जी लगातार कोशिश करते रहे कि मेरा किसी तरह चेहरा घोषित हो जाए, चेहरा घोषित हो जाए, तो चेहरे की लड़ाई वहां चल रही है, हमारे यहाँ चेहरे की कोई लड़ाई नहीं है। मैं तो हल्द्वानी सीट से फेस की बात कर रही हूँ, मैं हल्द्वानी सीट से फेस की बात कर रही हूँ और मैंने साफ साफ शब्दों में कह दिया, बस नाम नहीं लिया है कि क्या आप वेट कर रहे हैं क्या कि किसका टिकट कटता है तो उसको टिकट दे देंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जिस कार्यकर्ता के पास कमल का सिंबल आ जाएगा वो फेस बन जाएगा। ठीक है, कमल का सिंबल आ जाएगा वो फेस बन जाएगा। रतूड़ी जी, आपका क्या विचार है कि मेरी बात में कितनी सच्चाई पा रहे हैं आप? आपके खाते से जो बचेगा वो इनके पास जाएगा क्या? और वो आपका खेल बिगाड़ भी सकता है। मैं नाम बार बार नहीं ले रही हूँ, आप लोग कहेंगे तो मैं नाम ले लूंगी। नहीं, आप नाम भी लें, वो तो ये तो राजनीति है, आप नाम लेंगे तो भी जिसे जाना होगा उसे। मैं सुमित हृदय जी की बात कर रही हूँ क्योंकि यशपाल आर्या के आने के बाद सुमित जी के समीकरण बनते बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारे जो अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि सिंबल सर्वोपरि होता है, कोई व्यक्ति सर्वोपरि नहीं होता है। और अभी हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के गोयल साहब बड़े जोश खरोश में थे, पर उन्हें हिमाचल का चुनाव का आईना दिखाई नहीं दिया कि वही चेहरा मोदी जी का था। भाई, आज क्या चेहरे पे क्या हुआ कि हिमाचल की 4 सीटें चली गई? क्या वजह थी? पहाड़ी राज्य से आप खिसकते हुए नजर आए। तो उत्तराखंड में भी वही नजर आने वाला है। पूरे देश ने आपको धीरे धीरे पिछले चुनाव में, भले चाहे आप मध्य प्रदेश में ठगपंथी से फिर आ गए हों, गोवा में आ गए हों, कर्नाटक में आ गए हों, लेकिन जनता ने तो आपको नकार दिया था। 2019 के
बाद जितने भी चुनाव हुए हों तो जरा आप उनको देख लीजिए कि कहां पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, तो सब जगह हार मिली थी। और अब तो ताजा ताजा है हिमाचल का चुनाव कि चारों सीटें आपने गंवा दी और आपकी सरकार थी। इसका मतलब आपकी सरकार को विनय जी लोगों ने मुस्कुरा रहे हैं। विनय जी के पास मैं जाऊंगी, लेकिन उससे पहले जिक्र थोड़ा सा राजेंद्र जी से कर लेते हैं। राजेंद्र जी को थोड़ा सा सीन में लाते हैं। राजेंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, तमाम दर्शक भी जानना चाहेंगे कि मौजूदा जिस तरीके के कुमाऊं के हालात हैं, 5 मुख्यमंत्री दे दिए कुमाऊं ने। पुष्कर सिंह धामी भी कुमाऊं क्षेत्र से आते हैं, भगत सिंह कोश्यारी, विजय बहुगुणा, एनडी तिवारी, हरीश रावत, तमाम नाम गिना दिए जाएं, सभी कुमाऊं के हैं। ऐसे में जिस तरीके की जंग चल रही है, क्या माना जाए कि किसका पलड़ा भारी आपको नजर आता है क्षेत्र में? पूजा जी, अगर आप सारे इस परिप्रेक्ष्य को देखें तो जब से हरीश रावत जी को इन्होंने चुनाव समन्वय समिति का अध्यक्ष बनाया है, उससे क्या प्रभाव ये हुआ है कि सारी राजनीति कुमाऊं वर्सेस जो है अदर्स हो गई है। ठीक है, इस पे अगर आप ये देखें, अगर सीट के हिसाब से अगर आप देखें तो तराई, देहरादून, हरिद्वार ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर द इलेक्शन इज कंसर्न। 222 के जो इलेक्शंस हैं इनमें जो है तराई का बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर आप देहरादून देखेंगे, देहरादून में और हरिद्वार में सीट इतनी ज्यादा है, ये सारी इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्योंकि हरीश रावत है और हरीश रावत जी को ये लगता है कि उनका जो एरिया है उससे वहां से मैक्सिमम सीट आनी चाहिए, जो 2017 में जो है नहीं थी। तो इस वजह से हरीश रावत जी वहां पे एक बहुत ज्यादा जो है वोट परसेंटेज को बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप वोट परसेंटेज की बात भी करते हैं तो 2017 में बीजेपी का जो वोट परसेंट था वो 46.5% था और जो कांग्रेस का वोट परसेंट था वो 33.5% के आसपास था। उसमें ही अगर आप ये देखें कि 57 सीट और 11 सीट जो है कितना उसमें जो है उलटफेर हो गया। जहां तक बात यह है कि ये जो पूरा जो समीकरण है वो सारा कंसंट्रेट समय जो है कुमाऊं पे हो गया, क्योंकि हरीश रावत एक बहुत बड़ा चेहरा है और कांग्रेस हरीश रावत को आगे लेकर चलना चाहती है। और क्योंकि पुष्कर सिंह धामी भी जो है कुमाऊं से आते हैं और जितने भी सांसद हैं, ज्यादातर जो सांसद हैं वो सारे बीजेपी के कुमाऊं से। अगर आप देखेंगे सीटें जो हैं 3 सीटें हैं, तो वहां पे भी जो है उसका जो है बहुत बड़ा जो है एक वर्चस्व है। राजेंद्र जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, दीपक बालूटिया और सुमित हृदयेश को आप कहाँ पाते हैं पूरे सीन में? देखिए, मैं बात करूं, जब से इंदिरा हृदयेश अपने आप में जो है बहुत बड़ा चेहरा थी कांग्रेस का, और वो जो है हरीश रावत के बराबर तो नहीं लेकिन उनके आसपास समझ सकते हैं कि हरीश रावत के बाद जो दूसरा बड़ा नाम था वो इंदिरा हृदयेश जी का था और बहुत पुरानी राजनीतिज्ञ हैं। लेकिन उनके जाने के बाद वहां पे कुमाऊं पे जो है एक उनकी जो हल्द्वानी सीट है बड़ी हॉट सीट बन गई। लेकिन जब जो है ये राजनीतिक समीकरण बदले, यशपाल आर्य आ गए, तो यशपाल आर्य जो है अपने आप को सीट पे किसी और सीट पे लड़ाने के लिए अपने बेटे को आगे कर संजीव को आगे करना चाहते हैं। तो वो सारी जो समीकरण है अगर आप देखें तो सुमित हृदयेश कहीं ना कहीं जो है पीछे छूट गए हैं और उस वजह से जो है सारी जो है हल्द्वानी और कुमाऊं की जो राजनीति है वो हरीश रावत के पीछे आकर खड़ी हो गई। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सुमित बहुत ब्रीफ में मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि सुमित हृदयेश को अगर बीजेपी टिकट देती है तो कितना बेनिफिट, कितना जो है नुकसान है? किसको बेनिफिट होगा इसमें? देखिए, बेनिफिट क्या है अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जहां तक कुमाऊं की बात है, कुमाऊं जो है अभी जो है बहुत ही एक अंतर्द्वंद में फंसा हुआ है, क्योंकि वहां पे जो तराई की सीट है वहां पे कुछ मुसलमान का वोट परसेंटेज अगर आप देखें वो भी बहुत ज्यादा है और उस पे आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं उस रेट को या उस वोट परसेंटेज को बढ़ाएगी। तो वो वहां पे जो है तराई वाला जो इलाका है वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी वर्सेस आपका होने वाला है। तो वो किसी न किसी चीज से दोनों पार्टियां जो है, क्योंकि आप जानते हैं बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत है और वहां के नेता जो है कुमाऊं से जो है बहुत बड़े बड़े नेता आते हैं और वहां के मुख्यमंत्री भी इस समय जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो सारा कुछ फोकस जो है कुमाऊं पे होने वाला है, जबकि मुझे लगता है कहीं इस बीच कहीं गढ़वाल वाले पे फोकस कम ना हो जाए और वहां से जो है जो सीटें निकालेगी सरकार उसी की बनेगी। ठीक है रतूड़ी जी, आपके पास मैं वापस आऊंगी। तमाम तरह की डिक्लेरेशन कर दिया और साफ तौर पर राजेंद्र विश्व जी ये बात बता रहे हैं कि आउट ऑफ फोकस हो रहे हैं सुमित हृदयेश। मंच से हरीश रावत ने इंदिरा हृदयेश का नाम भी नहीं लिया, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी तमाम नाम लेते रहे, लेकिन इंदिरा हृदयेश का नाम नहीं लिया उन्होंने मंच से, जिस दौरान शंखनाद हो रहा था। कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा इस बात का? नहीं, देखिए, इंदिरा हृदयेश निश्चित तौर पर हमारी बड़ी नेता थी। दुर्भाग्य हो गया हमारा, असमय वो चली गई है, तो वो हमारी बड़ी नेता है। सुमित हृदयेश जी नेता है, निश्चित तौर पर
हो सकता है कई बार कोई छोटी भूल हो जाए, लेकिन इंदिरा हृदय जी को कोई भूलना नहीं चाहेगा। इंदिरा विनय हृदय जी, को आपको छोटी भूल लगती है क्या ये? नहीं नहीं, अब हो सकता है भाई, माना हरीश रावत की जब हम बात कर रहे हैं, वो किसी व्यक्ति का नाम लेना भूल जाएं, ये छोटी भूल होगी क्या? अरे त्रुटि कहीं हो सकती है, इसमें क्या दिक्कत है? विनय जी की आवाज थोड़ा सा खोलिए, मैं अपनी टीम से कहूंगी। पहले तो ये बताएं, जो ये कूद रहे मेरे मित्र विनय जी, जरा ये बताएं कि गढ़वाल से जो सांसद थे निशंक साहब, इनको किन कारणों से आपने हटाया, जरा ये बताएं। आपने उत्तराखंड को एक कैबिनेट मंत्री हटा के केंद्र में राज्य मंत्री दे दिया, तो आप ये तारीफ करना चाहते हैं कि गढ़वाल को हमने एक कैबिनेट मंत्री हटा के राज्य मंत्री उत्तराखंड को दिया, तो उत्तराखंड को आपको इनाम दे देंगे? आपने सवाल का जवाब सुन लीजिए। आप अपमान करेंगे उसमें भी। पिछले दिनों हम सभी जानते हैं, पिछले दिनों रतुड़ी जी सुन लीजिए, रतुड़ी जी सुन लीजिए। जी जी हाँ, हम सभी जानते हैं निशंक जी पिछले दिनों कोविड में काफी बीमार हो गए थे और अभी भी उनका इलाज चल रहा था, और इसीलिए अभी भी वो सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरी बनाए हुए हैं, और उनको जिस प्रकार की डॉक्टर की सलाह है उसके आधार पर वो आचरण कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि उनकी जो अस्वस्थता थी कोविड के कारण से, उसको राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाया जाना चाहिए। किसी अस्वस्थता के कारण से अगर किसी व्यक्ति को विश्राम मिला है तो उसको सम्मान दिया जाना चाहिए, ना कि उसके ऊपर राजनीति किसी प्रकार से की जानी चाहिए। जिस प्रकार से जैसे ही निशंक जी का स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा, निश्चित रूप से वो पार्टी की हमारी बड़ी एसेट है, और पार्टी और शासन में उनका महत्वपूर्ण योगदान हमेशा रहता आया है। ठीक है आज भी रतुड़ी जी, आपको निशंक जी का जवाब मिल गया, अब आप इंदिरा हृदय का जवाब दे दें, मंच से नाम क्यों नहीं? चलिए, संपर्क टूट गया, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश हो रही है। तब तक फ्रेम में मैं लाऊंगी उमा जी को। उमा जी, खुश तो बहुत होंगी आप, क्योंकि आम आदमी पार्टी का डिक्लेरेशन कर दिया है। राजेंद्र जी ने बोला कि वोट प्रतिशत बढ़ने वाला है और कंपटीशन में है आम आदमी पार्टी। मैं इसके लिए अपने बड़े भाई राजेंद्र सिंह बिष्ट जी का बिल्कुल धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने एक निष्पक्ष राय आज जनता के सामने रखी है। अदरवाइज कांग्रेस और बीजेपी के जो दोनों प्रवक्ता होते हैं वो शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना मुंह देकर आंखें बंद किए हुए हैं, और ये वो मानते हैं कि आम आदमी पार्टी उनके लिए खतरा नहीं है। वो बात अलग है कि वो जब अपनी इंडोर बैठकें करते हैं, अपने कमरा बैठक करते हैं और अपने जब संगठन की बैठक करते हैं, तो उसमें सबसे पहले आम आदमी पार्टी का जिक्र जरूर होता है। मेरे भाई, बिल्कुल आपकी मुस्कुराहट इस बात का जवाब दे रही है कि जिक्र जरूर होता है। और आज राजेंद्र जी ने जो कहा है कि आम आदमी पार्टी, देखिए हमारा ये पहला चुनाव है और हम बहुत नई पार्टी हैं, पहले बार उत्तराखंड में विधानसभा का चुनाव हम लोग लड़ने जा रहे हैं, लेकिन हम कहीं से भी किसी भी हालत में कमजोर चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो बात बहुत अलग है कि हम कितनी सीटें निकाल पाते हैं, कितनी नहीं निकाल पाते, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी पूरी तरह से कमर कस के तैयार है, और पहले चुनाव में हम बिल्कुल भी ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। हमारा पूरा संगठन यहाँ पर तैयार हो चुका है। दिल्ली से बड़े बड़े जो हमारे लीडर हैं उनकी आवाजाही अब स्टार्ट हो जाएगी। नवंबर के महीने में देहरादून में मनीष सिसोदिया जी आ रहे हैं, उसके बाद केजरीवाल जी के आने का प्रोग्राम है, भगवंत मान जी आ रहे हैं, और जो तमाम दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जो विधायक हैं दिल्ली के, उन सबकी ड्यूटीज फिक्स हो चुकी है। हमारे पास उनके जो प्रोग्राम्स हैं वो आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप ये समझिए कि आम आदमी पार्टी एक बड़े दल के रूप में इन आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में जरूर उभर कर आएगी, और कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी की नींद हराम करने का काम हम लोगों ने बिल्कुल कर दिया है। विनय जी, रतुड़ी जी, आपकी बात, आप वापस से फ्रेम में आ गए, तो आपसे ही पूरा इस सवाल का जवाब पहले ले लेते हैं कि आपने निशंक जी का सवाल पूछा, निशंक जी का जवाब आपको मिल गया है, लेकिन अभी इंदिरा हृदय का जवाब दे दीजिए। मंच से नाम क्यों नहीं? हरीश रावत छोटे नेता नहीं है रतुड़ी जी कि आप उनकी गलती को, अरे छुटभैया नेता थे, गलती हो गई, गलती हो जाती है, ऐसा बोल करके उसको ढापा नहीं जा सकता है ना। नहीं, ये आप कह रहे हैं, मैंने कब कहा कि वो छोटे नेता हैं? उत्तराखंड का सबसे बड़ा चेहरा है कांग्रेस का, बिल्कुल यही बड़ा तो मैं नेता कह रही हूँ। उत्तराखंड में और बिल्कुल यही कह रही हूँ मैं कि वो इतने दिग्गज नेता हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, उसके पीछे रीजन होता है। तो इंदिरा हृदय का नाम क्यों नहीं मंच से?
ये कोई जानबूझ के नहीं किया गया होगा, मैं नहीं मानता ऐसा, क्योंकि हरीश रावत जी एक मंजे हुए नेता है, हो जाता है कई बार कोई उनके कद को ना हरीश रावत जी घटा रहे हैं ना कोई कांग्रेस का आदमी घटा रहा है। इंदिरा हृदय जी का कद अपनी जगह रहेगा और हरीश रावत जी ने उनको पूर्ण सम्मान जब तक वो रही हैं उस समय तक भी और उसके बाद भी वो पूर्ण सम्मान देंगे। ठीक है, ये कोई विषय नहीं है, जाती है ईश्वर से भूल हो जाती है तो मानव है। ठीक है। मेरा लास्ट सवाल विनय जी आपसे है और मैं इसको कंक्लूडिव जवाब मैं इसमें चाहूंगी और बहुत ही अल्पकालीन समय में, कि क्या बीजेपी इस बार कुमाऊं और विशेषकर हल्द्वानी के लिए चेहरा कांग्रेस से उधार लेने वाली है या फिर उनके पास अपना कोई फेस है प्रोजेक्ट करने के लिए? इशारा मेरा सुमित हृदय की तरफ है। नहीं देखिए, आप अपने अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र हैं, आप बिल्कुल खोजी पत्रकारिता कर सकती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास अपने बड़े चेहरे हैं, बड़े नाम हैं और हमने अनेकों बार वहां सफलता प्राप्त की है और अपने कार्यकर्ताओं के दम पर और अपने चेहरों के दम पर सफलता प्राप्त की है और हम अपने चेहरों के दम पर सफलता प्राप्त करने में सक्षम हैं। हमें बाहर से किसी चेहरे को इस प्रकार से लाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए ठीक है विनय जी, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मेरी खोजी पत्रकारिता यहाँ पर सफल ना हो और आपके पास अपना चेहरा हो, ताकि हम जब दूसरी बार बैठे यहाँ पर बात करने के लिए तो ये ना हो कि मैडम आपने क्या खोजी पत्रकारिता करके सही नाम निकाल दिया था। बहुत शुक्रिया आप चारों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा को बेहद खास और अहम बनाने के लिए। तो कुमाऊं मंडल में लगातार घमासान जारी है और कुमाऊं ने 5 मुख्यमंत्री अभी तक दिए हैं और लगातार फोकस जो है कुमाऊं में बना हुआ है। ऐसे में क्या गढ़वाल छूट जाएगा? लेकिन क्या कुमाऊं में जिस तरीके के जातीय समीकरण, जिस तरीके की जातीय कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या वो फुलफिल हो पाएगा? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी इलेक्शन करीब आते आते मिलने वाले हैं, लेकिन ये तो तय है कि डिसाइडिंग फैक्टर कुमाऊं होने वाला है। वक्त छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम है आपकी ताकत। नमस्कार।